जब एपोप्टोसिस होनी होती है तो एक डेथ प्रोग्राम एक्टिवेट होता है। डेथ प्रोग्राम एक्टिवेट होता है तो उसमें क्या काम होगा, सेल जो है अपनी साइज में श्रिंक करेगा और कंडेंस होगा, उसके जो साइटोस्केलेटन है वो कोलैप्स करेंगे, जो न्यूक्लियस में इनर वॉल साइड की तरफ न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ जो लामिन्स हैं उनका ब्रेकडाउन होगा, डिसइंटीग्रेट करेंगी। तो इस तरह से ये देखिए इवेंट्स ऑफ एपोप्टोटिक है प्रोग्राम जो डायग्रामेटिक है। ये सेल है, इसका डीएनए फ्रेगमेंट होगा, क्रोमैटिन कंडेंस हो जाएगी। तो ये क्रोमैटिन कंडेंस फॉर्म में हो गई जो पहले पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म में फैली हुई है। तो ये न्यूक्लियस जो है उसके बाद फ्रेगमेंटेशन होगा न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएगा और क्रोमैटिन उसके अंदर इनक्लोज्ड है। तो एक तरह से जो न्यूक्लियस है वो अपने छोटे छोटे टुकड़ों में बटकर क्रोमैटिन को एक वेसिकल फॉर्म में इनक्लोज कर लेगा और फ्रेगमेंटेशन ऑफ द सेल हो गया। पूरा सेल ही जो है फ्रेगमेंट्स में हो गया, छोटे छोटे टुकड़ों में हो गया। तो ये हो गई सब एपोप्टोटिक बॉडीज। तो ये एपोप्टोटिक बॉडीज कैसे एपोप्टोसिस के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट होंगी और बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और एक तरह से ये बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन करेगा। प्रोलिफरेशन और सेल का डेथ, प्रोलिफरेशन होगा, सर्वाइवल होगा और इतना भी ना प्रोलिफरेशन हो जाए, बॉडी का होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब होने लगे, तो उसको बैलेंस करने के लिए सेल बनते भी रहते हैं और सेल जो है एपोप्टोसिस के थ्रू एलिमिनेट भी होते रहते हैं बॉडी से। एक नॉर्मल सेल है जिसको एपोप्टोसिस के थ्रू जाना है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इतने दूर की। तो इसको देखिए थोड़ा सा मैग्नीफाई करके बना दिया गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप जानते हैं कि लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। ये एक लिपिड का लीफलेट है, ये दूसरा लिपिड का लीफलेट है, ये अंदर की तरफ है, साइटोसॉल की तरफ है। तो जो साइटोसॉल की तरफ है देखिए उसका डायग्राम ये है, जो सेल के बाहर का है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ है, आउटसाइड ऑफ द सेल है, उसकी लेयर है। तो दोनों ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर यहां शो की गई है। इसमें जो है आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो उसकी इनर लीफलेट है उसमें फॉस्फोलिपिड एक पाई जाती है जिसको कहते हैं फॉस्फेसिडिल सेरीन। फॉस्फेसिडिल सेरीन जो है ये इनर साइड में पाई जाएगी, इनर लीफलेट में पाई जाएगी। और जब कोई सेल एपोप्टोसिस के थ्रू डिस्ट्रॉय किया जाएगा तो वो जो फॉस्फेसिडिल सेरीन की जो लेयर है अंदर अंदर जो पाई जा रही है इनर लीफलेट में, वो अपने को अब बाहर एक्सप्रेस करेगी। तो ये देखिए अब उसका बाहर एक्सप्रेशन हो गया। अब वो बताती है, वो एडवर्टाइज करती है, एक सिग्नल देती है जिसको कहते हैं ईट मी सिग्नल। जब ईट मी सिग्नल प्रोड्यूस होगा सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो इनर साइड से अब आउटर साइड में आ जाएगा। ये देखिए इसी को यहाँ मैग्नीफाई कर फिर से बना दिया गया। अब ये इनर लेयर से आउटर लीफलेट में चला जाएगा। तो ये फॉस्फेसिडिल सेरीन का ये फॉस्फोलिपिड है जो अपने को एडवर्टाइज कर रही है कि हमें अब वो एपोप्टोसिस किया जाए। माइक्रोफेजेस जो हैं एक तरह के व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं और ये प्रोफेशनल बिग ईटर्स होते हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एलिमिनेट करते हैं बॉडी से। ये माइक्रोफेजेस जो होते हैं ये ब्लड में सर्कुलेट करते हैं, ये बहुत लंबे समय के लिए नहीं जीवित रहते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं और ये ब्लड कैपिलरीज से स्क्वीज करके उससे निकल करके टिश्यूज के अंदर आ जाते हैं और जिन सेल्स को एलिमिनेट करना होता है उनके ये चारों तरफ अपने साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस ऐसे बढ़ा देते हैं। साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस हैं उस सेल को जिसको एपोप्टोसिस के थ्रू डिस्ट्रॉय होना है, उसके चारों तरफ ये अपने एक्सटेंशंस को बढ़ाएंगे। ये लॉन्ग होते हैं, स्टिकी होते हैं, चिपचिपे होते हैं, ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस हैं। जब ये अपने अंदर ले लेंगे और ये कुछ देखिए सेल के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं, जब यहां पर आप देख रहे हैं वो फ्रेगमेंट्स को भी लेता है अपने अंदर। तो एंडोसाइटोसिस के थ्रू ये अपने अंदर ले लेगा और यहां पर तो ये अपने एक्सटेंशन को बढ़ा के पूरा अपने अंदर एक वेसिकल फॉर्म कर लेगा और ये माइक्रोफेज अपने अंदर ले लेगा। साइटोप्लाज्म में लाइसोसोम्स पाए जाएंगे और ये लाइसोसोम्स फिर इन सेलुलर बॉडीज से फ्यूज करेंगे। तो लाइसोसोम की जो एंजाइम्स हैं वो इन मटेरियल्स को, जो सेल के टुकड़े हैं, उनको डाइजेस्ट करेंगे। ये माइक्रोफेज की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसको देखिए यहां बना दिया गया है। ये जिस सेल की फाइगोसाइटोसिस होनी है उसकी मेम्ब्रेन है और ये ईट मी सिग्नल है, ये रिसेप्टर हैं फाइगोसोम के। ये भी लिपिड बाइलेयर होगी मेम्ब्रेन है और ये जो है एपोप्टोटिक सेल की तरफ ये लिपिड की लेयर होगी और ये आउटसाइड होगी, ये मतलब इसके साइटोप्लाज्म साइड में पाई जाएगी। तो इस मेम्ब्रेन में रिसेप्टर्स पाए जाएंगे और ये रिसेप्टर्स जो हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होंगी। ट्रांस मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन को बिल्कुल आर पार ये पार कर रही हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ रहेगा इसका पोर्शन और थोड़ा जो है साइटोप्लाज्म की तरफ रहेगा इसका, ये माइक्रोफेज का साइटोप्लाज्म पोर्शन तो थोड़ा इसके अंदर रहेगा। तो ये देखिए थोड़ा सा प्रोजेक्ट कर रहा है इधर, ये थोड़ा प्रोजेक्ट, और ये जो है फॉस्फेसिडिल सेरीन को ये ऐसे अपने अंदर ले लेगा। जब अपने अंदर ले लेगा तो पूरा ये इसको कवर करके इस एपोप्टोटिक सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा। इससे दो फायदे हो जाएंगे एपोप्टोसिस के थ्रू। एक तो ये जो एपोप्टोटिक सेल्स हैं ये अपने कंटेंट्स को स्पिल नहीं करेंगे, बाहर नहीं निकालेंगे। जब बाहर नहीं निकलेगा इन सेल्स का तो इन्फ्लेमेशन नहीं काज करेंगे अपने नेबरिंग टिश्यूज को, और इन्फ्लेमेशन नहीं होगा तो डैमेज होने से टिश्यूज को बचाएंगे। तो एनिमल बॉडीज में ये एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू बॉडीज के टिश्यूज को बिना नुकसान पहुंचाए जिन सेल्स जो ओल्ड सेल्स हैं या डिजीज सेल्स हैं उनको बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है। एक माइक्रोफेज करीब एक दिन में पर डे 10 raised to the power 11 एज्ड और ओल्ड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। और ह्यूमन बॉडी में टोटल नंबर ऑफ जो सेल्स हैं 10 raised to the power 14 है। तो आप समझ जाएगी कि पर डे कितने सेल्स का एलिमिनेशन होता है बॉडी से जो बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, जो ओल्ड हो गए, जिनका कोई फंक्शन नहीं रह गया। एक एंजाइम होती है जिसको कहते हैं स्क्रैम्बलेज। वो स्क्रैम्बलेज एंजाइम ये फॉस्फेसिडिल सेरीन को इनर लेयर से आउटर लेयर की तरफ ट्रांसफर करती है।